नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से आ रही 8 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 5 हत्याओं के आरोपी कौन है, इसके बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। घटनास्थल पहुंचे हैं प्रयागराज एडीजी जोन प्रेम प्रकाश। पुलिस की नाकामी से सामूहिक हत्याकांड हुआ है। क्राइम पैटर्न को समझ पा रहे हैं एसएसपी अजय कुमार, ये कह रहे हैं। प्रयागराज में 18 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले अधिकारी ज़रूरी हैं। वर्तमान एसएसपी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है। देहात क्षेत्र में प्रयागराज पुलिस नहीं कर रही है पेट्रोलिंग। देहात के लोगों ने न्यूज़ वन इंडिया के रिपोर्टर को इस बारे में जानकारी दी है। घटना वाले इलाके में कई दिनों से संदिग्धों को देखा जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले घुमंतू जाति के हो सकते हैं। इस तरह की क्रूरता घुमंतू जाति के बदमाश करते हैं। बदमाशों ने पहले लोहे की रॉड मारकर हत्या की, धारदार हथियारों से भी परिवार के सदस्यों को काटा। निर्मम हत्या से मन नहीं भरा तो महिला को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड का नजारा देख पुलिस वालों की रूह कांप गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, हालांकि महिला जिंदा, जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची थी तो महिला जिंदा जल रही थी। महिला के शरीर पर लोहे की रॉड मारने के निशान भी थे। धारदार हथियार से महिला पर जबरदस्त हमला किया गया। लोहे की रॉड से हमले के बाद महिला को जलाया गया था। पुलिस के सामने चंद सेकंड के लिए महिलाओं ने सांस ली। सीएम की मेहनत पर पानी फेर रहे प्रयागराज के पुलिस अफसर। और सीएम करते हैं 24 घंटे काम, कुछ अफसर कर रहे हैं आराम, यह एसएसपी के द्वारा भी कहा गया है। तो हत्याकांड का नज़ारा देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई और मौके पर किस तरह से अफरा तफरी अब तक देखी जा रही है वो देख सकते हैं आप। 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं है। पुलिस कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है कि किस एंगल से इस मामले को देखा जाए, किस मामले से इस मामले की जाँच की जाए। हालांकि गांव के लोगों ने कहा है कि घुमंतू गैंग के लोग ये हो सकते हैं, घुमंतू गिरोह के लोग ये हो सकते हैं जो इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसके ज़रिए वो बहुत निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम देते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया भी कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, जब पुलिस को इत्तला दे दी गई, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची तो पुलिस की टीम ने ये देखा कि उस वक्त भी महिला जिंदा जल रही थी, उसके प्राण उसमें फिर भी बाकी थे। तो 8 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली ही देखे जा सकते हैं। और क्या अभी पुलिस किसी भी स्टेटमेंट से बच रही है? हालांकि एसएसपी के या एडीजी के, यानी कि एडीजी जोन जो हैं प्रेम प्रकाश, उनके भी सख्त तेवर यहां पर देखने को मिले हैं। पुलिस की नाकामी से सामूहिक हत्याकांड हुआ है। ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि उन्होंने जो हाल ही में जो इसी तरह की हत्या को अंजाम दिया गया था उसका जिक्र उन्होंने किया हो। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की भी हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के साथ ही यूपी में भी कॉमन सिविल कोड पर विचार किया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने पर विचार चल रहा है, ये केशव मौर्य का कहना है। यूपी सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, ये केशव मौर्य का कहना है। सबके लिए एक कानून हो, इसकी आवश्यकता है, ये केशव मौर्य का कहना है। उत्तराखंड की तरह यूपी सरकार भी आगे कदम बढ़ाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड को लेकर एक नई बहस अब छिड़ जाएगी। कॉमन सिविल कोड का स्वागत सभी को करना चाहिए, ये भी डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया है। वोट बैंक की वजह से विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। हम कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जो सोच है, अपनी जो राय है वो दुनिया के सामने जाहिर की है। तो उत्तराखंड के जब चुनाव हो रहे थे तो तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं,
अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। सर, लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है? निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गृह मंत्री जी ने जो कहा, तो यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार बहस छिड़ी रहती है। इस कॉमन सिविल कोड आखिर है क्या, वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कॉमन सिविल कोड को समझिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। हर जाति मजहब के लिए समान कानून होगा, मजहब के आधार पर किसी भी कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी। शादी, तलाक, ज़मीन, जायदाद पर एक कानून यहाँ पर सभी के लिए होगा जो मान्य होगा। सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ होगा और उसी के जरिए जो देश है वो चलेगा। शादी, तलाक का विवाद का निपटारा सभी धर्मों का एक समान ही होगा। पैतृक संपत्ति के विवाद का निपटारा भी एक जैसा हो जाएगा। तो हर जाति मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा। ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। तो कानून से कॉमन सिविल कोड की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिविल कोड लागू हुआ तो एक वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। इसके पीछे दलील भी दी जाती है। विरोध में जो दलील दी जा रही है वो बता रहे मुसलमानों को 3 शादी करने का अधिकार फिर नहीं रह जाएगा। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड के विरोध में दलील ये है कि अपनी बीवी को तलाक देने का हक नहीं रह जाएगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। ये विरोध में दलीलें दी जा रही हैं। साथ ही साथ इसके पक्ष में जो दलील है, अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर जो बोझ पड़ता है उसको कम किया जा सकता है। सिविल कोड के पक्ष में दलील ये भी है कि सिविल कोड से कोर्ट में लंबित मामलों में आसानी हो जाएगी, जो पेंडिंग है उनको निपटाया जा सकेगा। शादी, तलाक और जायदाद के बंटवारे में समान कानून समान धर्मों में लागू कर दिया जाएगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने से महिलाएं सशक्त होंगी, इसके पक्ष वाले ये दलीलें देते हैं। अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो पेंडिंग में होते हैं। सिविल कोड से कोर्ट में लंबित मामलों में आसानी से उनको सॉर्ट आउट किया जा सकेगा, यानी सुलझाया जा सकेगा। तो ये तमाम दलीलें हैं विपक्ष की भी और पक्ष की भी। देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हो पाता है। तो यूपी से लेकर दिल्ली तक, एमपी से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर पर बवाल जारी है। विपक्षी दल बुलडोजर वाले एक्शन को सवालों के कटघरे से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए गुंडों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं रुकेगा बुलडोजर। गुंडों माफियाओं पर आगे भी टूटेगा कहर। यूपी को अपराध मुक्त बनाने की है बारी। माफिया पर और सख्त एक्शन की तैयारी। बुलडोजर वाले एक्शन पर भले ही विपक्ष जितने भी सवाल खड़े करे, लेकिन बाबा का बुलडोजर न रुकेगा, न थमेगा, न झुकेगा। बुलडोजर पर मचे सियासी बवाल के बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि गुंडों माफियाओं अपराधियों की छाती पर बुलडोजर दहाड़ता रहेगा और उनके काले साम्राज्य को ध्वस्त करता रहेगा। देश के अन्य हिस्सों में जहाँ बड़े बड़े माफिया और लोग थे, उनके मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटली इलीगल है, और ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने भट्ठा लगा लिया गांव सभा की ज़मीन पर, इस तरह की पूरी कार्रवाई पर जो प्रभावशाली काम हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। परसों गृह विभाग की समीक्षा में ये कहा गया है, निर्देशित किया गया कि हम 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल की योजना बनाकर कार्रवाई करें। बुलडोजर पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत पुलिस के आला अधिकारियों से अपराधी माफियाओं पर हो रही कार्रवाई का फीडबैक लिया गया और फिर निर्देश दिए गए कि अपराधियों माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहे। अपराध मुक्त यूपी बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास हो। अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर सख्ती से कार्रवाई हो। अवैध निर्माण को प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जाए। अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित किया जाए। योजनाबद्ध ढंग से अपराधियों पर कार्रवाई हो। एक उद्देश्य यह है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो एक गुंडे बदमाश और माफियाओं का क्राइम है, इसको समाप्त किया जाए। हर थाने का टॉप 10 जो भी क्रिमिनल है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कहीं भी जो है वो किसी भी जनपद में या प्रदेश में अपने
कहीं भी घटना न घटित हो, ये पूरा एक अभियान चल रहा है। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने अपराधियों माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी। यूपी के जितने भी बड़े गुंडे माफिया थे वो या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर उनका राम नाम सत्य हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके काले साम्राज्य को भी सरकार ने ध्वस्त किया। दावा है कि अब तक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2081 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। अब तक क्राइम फ्री नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी पूरी जो है कार्रवाई कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। बुलडोजर के जरिए सरकार अपराधियों पर सख्ती कर रही है, लेकिन विपक्ष को बुलडोजर वाला एक्शन रास नहीं आ रहा। ऐसे में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ये भी बताया कि अपराध मुक्त यूपी बनाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों जरूरी है। ये क्रिमिनल्स के बारे में ये मैं बता दूं, जेल जाते हैं, फिर बेल पा जाते हैं, फिर जो है क्राइम के एरिया में कहीं ना कहीं जो है उनका वो सामने क्राइम करते हैं। कई बार जो है गैंग के रूप में करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो अगर उनकी वित्तीय जो भी उनके साधन है, जो अवैध अर्जित संपत्ति है, उस पर अगर प्रभाव डाला जाता है और उसको कुर्क किया जाता है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 1986 से चल रही थी। हर साल मात्र 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क होती थी, अब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क हो रही, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो साफ है कि यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजता रहेगा। जो भी अवैध निर्माण कराएगा ये वहां पहुंचेगा, अपराधियों माफियाओं की कमर तोड़ता रहेगा और यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और न्यूज़ 1 इंडिया पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी एक्सक्लूसिव। न्यूज़ 1 इंडिया से बुलडोजर नीति पर बोले अवनीश अवस्थी। यूपी में गुंडों माफियाओं के खिलाफ चलता रहेगा बुलडोजर। प्रदेश में अपराधी माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है, आगे भी अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त की जाएगी, ये अवनीश अवस्थी के द्वारा कहा गया है। जिला स्तर पर हम निगरानी कर रहे हैं, ये भी अवनीश अवस्थी के द्वारा कहा गया है। मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए हैं, योजनाबद्ध ढंग से माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। अपराध मुक्त प्रदेश के लिए कार्रवाई जरूरी है, ये कहना है एसीएस होम अवनीश अवस्थी का। हमारे साथ हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर। सर, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है, खासतौर पर बुलडोजर लगातार चल रहा है, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल में ये निर्देश दिए गए कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम हो। माफिया, गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल्स, इन पर पुलिस हावी रहे, न कि ये पुलिस पर हावी रहे। आम जन को सुरक्षा मिले, आम जन को जो है एक सहूलियत मिले कि इस तरह के लोगों पर कोई भी किसी भी तरह की रियायत नहीं हो रही है। इसी कड़ी में जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट में जो है 2068 करोड़ की संपत्ति पिछले 2 साल में जो है पकड़ी गई है। इस सब कार्य को करने के में हर डीएमएसपी ने अपना सहयोग दिया है। जिले वाइज इसकी मॉनिटरिंग की गई है और अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट के समक्ष गृह विभाग का प्रेजेंटेशन दिया गया है और उसी प्रेजेंटेशन में 100 दिन का, 6 महीने का, 2 साल का और 5 साल का जो है पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो हम लोग गृह विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पूरी पुलिस की टीम 100 दिन के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करेगी और आप देख रहे होंगे कि डेली, आवरली हर जिले में कार्रवाई हो रही है, जिससे सुरक्षा का जो भाव है और जो एक डेमोक्रेसी का बेसिस है कि हम क्राइम और क्रिमिनलिटी को खत्म करें, उस ओर बढ़ाएं। सर, जब से आपने विभाग को आप देख रहे हैं, संभाला है, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे वो अगर हम देखें लगातार अपराधी सरेंडर करने की बात हो या फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में पहली बार आ रही है, इंस्टीट्यूट काम शुरू करने जा रहा है, नए पद भी सृजित किए गए हैं। क्या माना जाए सर, कब तक वहां पे सत्र शुरू हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुलिस के हर पहलू पर सुधार हो रहा है। एक और लॉ एंड ऑर्डर पर सुधार हो रहा है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और बाकी जो हमारी पीएसी है उनमें सुधार हो रहा है। एसएसएफ का गठन हो रहा है, नए एक्ट्स पास किए गए हैं। इसके बाद टेक्निकल सर्विसेज के माध्यम से हम लोग ने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी से कराया, जिसका 15% काम भी शुरू हो गया।
इनमें भी जो है अभी कल ही जो है इनके पदों का जो है सृजन जो राज्य सरकार से हुआ है उनकी नियमावली बनाई जा रही है। शीघ्र उनको जो है भर्ती करके कोशिश ये कर रहे हैं कि जून जुलाई के बाद जो है नए सिरे से सत्र शुरू हो जाए और फिर नियमित रूप से पढ़ाई जो है अभी फिलहाल टेम्पररी क्वार्टर्स में और फिर बाद जैसे ही भवन बन जाएगा 18 महीने में तो भवन में शिफ्ट करके उस काम को शुरू किया जाए। यूपीडा में सर एक पूर्वांचल अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जल्द जनता को सौंपा जा रहा है। सर माना जाए कब तक लोग उस पर चल सकेंगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज की तारीख में 92.6% काम हुआ है और हमारी कोशिश है कि इस माह के अंत तक अप्रैल में 94%, मई के अंत तक 98% और जून में 15 जून के बाद जो है लगभग 100% काम पूरा हो जाए। तो हमारा प्रयास है कि जून में ही इसका उद्घाटन होगा और यही प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जिन्होंने इसका शिलान्यास किया उनसे ही जो है इसका उद्घाटन बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ थे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जो बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक एक्सप्रेस वेज का सवाल है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को बेहतर यातायात की सुविधाएं मिलें, उसको लेकर काम जारी है और जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो महीना जून होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार इसको जनता को समर्पित करेगी। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामलों की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों से एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना की चपेट में न सिर्फ बड़े बल्कि स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नोएडा के आसपास के जिलों और लखनऊ में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फिर सताने लगा कोरोना का डर। क्या शुरू हो गई चौथी लहर की आहट? अब कैसे रुकेगा कोरोना? सैकड़ों बच्चे भी लगातार हो रहे कोरोना संक्रमित। क्या लापरवाही ने बढ़ाया कोरोना का संक्रमण? कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से एक बार फिर से देश भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। रोजाना कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सरकारों की तरफ से भी कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही की स्थिति देखें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अब तक 188 से ज्यादा लोगों की जांच में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से पिछले एक दिन में 108 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद से 52 मामले सामने आए हैं। लखनऊ से 16, प्रयागराज से 7 और मेरठ से 4 मामले सामने आए हैं। इसमें अच्छी खबर यह है कि 123 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों से नतीजा ये पहुंचा है कि यूपी सरकार ने दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों और लखनऊ में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के कई स्कूली बच्चों को भी कोरोना की चपेट में आते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से अभिभावकों की भी टेंशन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर के बाद हुई लापरवाही ने कोरोना की चौथी लहर को न्योता दिया है। यानी देश भर में कोरोना के कम होते मामलों की वजह से राज्य सरकारों ने मास्क को हटाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद लोगों ने मास्क को हटाते हुए सावधानी नहीं बरती और अब ये स्थिति पैदा हो गई कि यूपी सरकार ने दूर से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना की खतरनाक लहर फिर से कहर बरपा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फतेहपुर में विकास भवन में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष ने बैठक लेते हुए किन्नरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही सरकार की योजनाओं का फायदा लेने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बाबा के बुलडोजर से दूसरे राज्य भी सबक ले रहे हैं। बाबा का बुलडोजर मामा और दादा का बुलडोजर हो गया है। यह राम राज्य है, ना कि सफाई में महोत्सव हो रही है। यहाँ राम महोत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और हमारे
उत्तर प्रदेश राज्य में जिस राज्य को दूसरे राज्य के लोग हीन नज़र से देखते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कार्य योजना से उत्तर प्रदेश के युवा जब किसी और राज्य में जाते थे, उनको भैया के और हीन नज़र से दूसरे राज्य देखते थे, और एक अलग राज्य से आज हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को गौरवान्वित नज़र से देखने का काम करते हैं दूसरे राज्य के लोग, और एक राम भव्य इस राज्य की ओर देखने का काम करते हैं। कि बीजेपी में गुंडे ज़्यादा कुछ हावी हो गए। बीजेपी में गुंडे हावी बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैं अखिलेश जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, उनके साथ 15 साल में रही हूँ। उन्होंने मुझे वचन दिए थे जो मैं आपको ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, कुछ नहीं बना। योगी जी ने एक बार मुझे बुलाए, उन्होंने मुझे बोले सोना मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, आपको सारी आप हमारे साथ रहिए, कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाना। कि यह राम सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। थाना सरसावा पुलिस और राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से कब्जाई 220 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 7 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरसावा इलाके के रपरोली गांव में भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था। हरियाणा के रहने वाले 3 भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन 7 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और उसके बाद इस जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। सरसावा इलाके के रपरोली गांव के भूमाफियाओं का इस पर कब्जा था। हरियाणा के रहने वाले 3 भूमाफिया बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस ज़मीन को अपने कब्जे में कर रखा था। तो सहारनपुर से अपडेट आपको दे रहे हैं, भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन ने अब अपना बुलडोजर चलाया है। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आने के बाद अपराधियों में डर का माहौल है। ऐसा ही एक नज़ारा शाहजहांपुर में देखने को मिला है, जहां 5 गैंगस्टर के अपराधियों ने खुद आत्मसमर्पण करने के लिए थाने पहुंच गए। इस दौरान इन सभी अपराधियों के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि मैं अपराध से तौबा करता हूं, मैं दोबारा कोई अपराध नहीं करूंगा। थाने जाकर इन अपराधियों ने आत्मसमर्पण तो कर दिया, साथ ही अब अपराध न करने की कसम खाई है। बता दें कि कुटार थाना क्षेत्र के रहने वाला रोशन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी का कारोबार करता था। पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरकर आज थाने में इन 5 बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजामत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियाँ भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। एसओ खुटार के द्वारा इनसे ये भी कहा गया है कि यदि गांव में अन्य व्यक्ति भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में भी उनका भी सुधार करें वो, और यदि प्रशासन की ओर से उनके रिहेबिलिटेशन में या कुछ और किसी और उसके लिए आवश्यकता हो तो हम लोग तत्पर हैं। आज थाना आगामी त्योहारों को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है, जिससे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और लाउड स्पीकर को लेकर कहीं विवाद ना खड़ा हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बुलंदशहर के एसएसपी ने शहर के सभी धर्म के लोगों से बात की और कहा कि शहर में अमन, चैन और शांति बनाए रखें। साथ ही खुर्जा में अब लगातार ड्रोन कैमरे से भी उन सभी इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहाँ आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी लगातार विशेष सतर्कता बरतता हुआ देखा जा रहा है। हमारे जीवन को बेहतर मोहब्बत से अपने जो भी त्यौहार हैं उनको मनाएं। और जैसा कि यहाँ हमारे जितने अफसरान साहिबान हैं उनकी भी चाहत यही है कि हर एक आदमी अपना अपना त्यौहार बनाए। त्यौहार मनाना कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है। हर एक आदमी अपनी खुशी में खुश रहे, लेकिन अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचाए। यानी अगर हम त्यौहार मना रहे हैं या हम कोई अपना खुशी मना रहे हैं तो इससे दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। इस तरीके से हम इतने मुसलमान भी नहीं आते मिलने, जितने हमारे कारोबारी एतबार से या हमारे दोस्ती के एतबार से, ताल्लुकात के एतबार से हिंदू भाई आते हैं, इतने हमारे मुस्लिम भाई नहीं आते हमसे मिलने, क्योंकि उनके यहाँ तो शीर रहती यही। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमारे यहाँ शीर पीने की वजह से, भाईचारे की वजह से, मोहब्बत की वजह से वो आते हैं हमारे पास। तो ये तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, यानी आपस में प्यार मोहब्बत भी है, माहौल भी अच्छा है हमारे खुर्जे का, ऐसा नहीं है। और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होता है। अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए और मैं किसी अपने हिंदू भाई को बुलाऊं तो मुस्लिम भाई से पहले वो दरवाजे पर खड़े हुए नज़र आएंगे मुझे। मोहब्बत से अपने
जो भी त्यौहार हैं उनको मनाएं। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के चौराहा पर हिंदू जागरण मंच ने राजस्थान की गहलोत सरकार का पुतला फूंका और 300 साल पुराने शिव मंदिर को गिराए जाने का विरोध किया। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने कहा कि सनातन धर्म की भावनाओं पर गहलोत सरकार ने ठेस पहुंचाई है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।